बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, आज हम जो पढ़ने वाले हैं दिस इज़ अबाउट द एक्सेलरेटर्स। एक्सेलरेटर्स हमारे पास ऐसे मशीन्स या ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई एनर्जी दे सकते हैं। तो इतनी हाई एनर्जी देने का पर्पस क्या होता है ताकि हम उसको फर्दर अपने किसी भी यूज़फुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। जैसे हम उसको मेडिकल टेक्नोलॉजी में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करें या हम और बहुत सारी जगहों पर इनको स्कैटरिंग रिएक्शंस वगैरह को अ, इन डिटेल स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब एक्सेलरेटर्स हमारे पास कई तरह के हैं जिसमें हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर्स हैं, सिंक्रोट्रॉन्स हैं, बीटाट्रॉन्स हैं, साइक्लोट्रॉन्स हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर एक्सेलरेटर से और बारी बारी हम बहुत सारे एक्सेलरेटर्स के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे उनमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके से। तो लीनियर एक्सेलरेटर्स जो हैं ये पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं जिसमें आप चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो क्या होता है कि एक बीम ऑफ पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय पार्टिकल एक्सेलरेटर और जनरली इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। लार्जेस्ट जो लीनियर एक्सेलरेटर है दुनिया में वो 3.2 किलोमीटर लॉन्ग है और ये जिनेवा और कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी सरहद पे बना हुआ है, जैसे जर्मनी और स्विट्जरलैंड की जो बाउंड्री है वहां पर ये बना हुआ है। और इसको आप जो है आमतौर पर जो लीनियर एक्सेलरेटर्स हैं इनको आप लीनियक भी कहते हैं। तो वो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के नाम से और वहाँ पर ये सबसे बड़ा सा एक्सेलरेटर बना हुआ। ये जो एक्सेलरेटर्स हैं ये वाला एक्सेलरेटर 50 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तक के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको एक्सेलरेट कर सकता है। वहाँ पर ये बनाने का पर्पस क्या था, ताकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाए इतनी हाई स्पीड पर और फिर उसके बाद उनका इंटरेक्शन करवाया जाए और फिर हम न्यूट्रिनो को और इवन डार्क मैटर को स्टडी कर सकें, जो कि अभी तक मकसद पूरा नहीं हुआ लेकिन इंशाल्लाह कभी ना कभी अचीव हो जाएगा। तो लीनियर एक्सेलरेटर्स जो हैं दीज आर जनरली यूज्ड फॉर एक्सटर्नल बीम रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स विद कैंसर और हॉस्पिटल्स में, कैंसर हॉस्पिटल्स में स्पेसिफिकली ये इस्तेमाल होते हैं। जब आप एक्सटर्नल बीम रेडिएशन ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स का, बाहर से उनकी रेडियोथेरेपी हो रही है तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। मेन प्रिंसिपल इसका क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है जैसे ही आप उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इट गेट एक्सेलरेटेड और जितना ज़्यादा वो एक्सेलरेट करता है उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो जब आप उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस में से रिपीटेडली गुजारेंगे तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो जाहिर है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और वो एक्सेलरेशन की तरफ काम जा रहा है, तो पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाते हैं। लीनियर एक्सेलरेटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले तो इसमें पार्टिकल सोर्स होता है। ये जो पार्टिकल सोर्स है दे विल प्रोवाइड द पार्टिकल्स, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो भी हमें एक्सेलरेट करना है जिसको हमने, वो ये प्रोवाइड करता है। तो डिजाइन ऑफ पार्टिकल सोर्स जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर। जैसे कैथोड, जो कोल्ड कैथोड है या हॉट कैथोड है या फोटो कैथोड है या रेडियो फ्रिक्वेंसी लाइन सोर्स है, इनसे आप इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं और प्रोटॉन्स को जनरेट करते हैं आप आयन सोर्स से, विच में हैव डिफरेंट डिजाइन। स्पेशलाइज्ड आयन सोर्स जो है वो हमें चाहिए होता है अगर आप हैवी पार्टिकल्स जैसे यूरेनियम आयंस जो है उनको एक्सेलरेट करवाना चाह रहे हैं। हाई वोल्टेज सोर्स उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हाई वोल्टेज सोर्स जो है वो हमें चाहिए होता है इनिशियल इंजेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के लिए, यानी जब हमने एक्सेलरेटर में एक कोई पार्टिकल इंजेक्ट करवाना है इनिशियली तो हमें हाई वोल्टेज सोर्स चाहिए होगा। अच्छा, एक हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर इवन एनसीपी इस्लामाबाद में भी है और उस तक को बाकायदा देखा जा सकता है, वहाँ एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन आजकल ड्यू टू दिस सिचुएशंस हम वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा जी, होलो पाइप वैक्यूम चैम्बर होता है उसके बाद। तो इसमें इसकी जो लेंथ होती है इस वैक्यूम चैम्बर की वो वेरी करती है विद द एप्लीकेशन। अब जो पाइप है वो 0.5 मीटर से लेके 1.5 मीटर लॉन्ग तक हो सकते हैं और अगर आपने डिवाइस को एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर आपको इतनी ही लंबी जो ट्यूब्स है वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ये पाइप्स 10 मीटर लॉन्ग भी हो सकते हैं अगर आप डिवाइस को यूज करना चाह रहे हैं एज एन इंजेक्टर फॉर सिंक्रोट्रॉन, मतलब आप इससे पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा के सिंक्रोट्रॉन में भेजना चाह रहे हैं। तो ये जो पाइप्स हैं ये कई सेवरल थाउजेंड मीटर लॉन्ग भी हो सकते हैं अगर आप डिवाइस को प्राइमरी एक्सेलरेटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर न्यूक्लियर पार्टिकल इन्वेस्टिगेशंस, यानी आप इसमें से बोसॉन्स या क्वार्क्स वगैरह को स्टडी करना चाहते हैं या एंटी मैटर को स्टडी करना चाहते हैं।
तो आपको 1000 मीटर लॉन्ग इसको बनाना पड़ता है। मतलब इसकी जो लेंथ है वो आप डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी एनर्जी का कोई पार्टिकल चाहिए या आप किस पर्पज के लिए उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब जो इसकी इलेक्ट्रोड्स होती हैं दे आर सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स हम एवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर रख देते हैं और इन की जो इलेक्ट्रोड्स की भी जो लेंथ है वो वेरी करती है विद द डिस्टेंस अलोंग द पाइप। ये इलेक्ट्रॉन दीज इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड ड्रिफ्ट ट्यूब्स, इनको हम ड्रिफ्ट ट्यूब्स भी कहते हैं। फिर हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स चाहिए एक और, जो वन और मोर रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर्स आर यूज्ड टू एनर्जाइज द ड्रिफ्ट ट्यूब्स। आप इन ड्रिफ्ट ट्यूब्स को एनर्जाइज करते हैं, यानी इनको पोलैरिटी देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, इनको एनर्जी देते हैं बाय यूजिंग द रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। तो हाई पावर एक्सेलरेटर्स जो है वन सोर्स ऑफ RF इज यूज्ड फॉर ईच ट्यूब। हर ट्यूब के लिए एक अलग रेडियो फ्रिक्वेंसी का आप इस्तेमाल करेंगे सोर्स। इसके बाद आपके पास आता है अप्रोप्रिएट टारगेट। एक वाटर कूल्ड टंगस्टन टारगेट जो है वो आप यूज करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्सेलरेट करते हैं एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए। और बहुत सारे मुख्तलिफ वेरियस टारगेट मटेरियल्स आप इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या चीज़ जो है इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं या व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन। तो फिर अगर उस इन्वेस्टिगेशन में आप प्रोटॉन या कोई दूसरा न्यूक्लियाई जो है वो लेके एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो फिर आप कोई भी मुख्तलिफ मटेरियल ले सकते हैं। यानी अब जो मटेरियल टारगेट मटेरियल है वो भी डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को करवाना चाह रहे हैं और तो आप वाटर कूल्ड टंगस्टन टारगेट लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेलरेट कराने के बाद मकसद एक्सरे का हसूल है तो ये हमारे पास स्कीमेटिक ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें ये नजर आ रहे हैं हमें आयन सोर्स है ये, और उसके बाद ये हमारे पास लीनियर एक्सेलेरेटर में वो जो हमारी ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं या वैक्यूम चैम्बर में लेंथ वाइज ट्यूब्स चेंज हो रही हैं वो है। तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसमें n नंबर ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं जो सारी की सारी अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन है, और जो लेंथ है ट्यूब की वो इंक्रीज हो रही है। और ट्यूब्स जो है उनको आपने सेम पोलैरिटी दी हुई है और इवन ट्यूब्स को आपने सेम पोलैरिटी दी हुई है, मतलब पोलैरिटी जो है वो इवन और चेंज हो रही है। तो इसमें आपने और इनको आपने अटैच किया हुआ है रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स से, और ट्यूब को अलग किया हुआ है और जो इवन ट्यूब्स हैं उसको सेपरेट किया हुआ है। ये जो ट्यूब्स होती हैं ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर के अंदर होती हैं। जब आप एक सेट ऑफ ट्यूब को पॉजिटिव कर देते हैं तो दूसरा सेट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। यानी अगर आप ये देखें ये वाली ट्यूब 1, 3 और 5 है, ये अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ अटैच है, इसी तरीके से 2, 4 और 6 अटैच है अलग सोर्स से। तो अगर 1, 3 और 5 वाला पॉजिटिव है सोर्स, पॉजिटिव भी हुई भी है पोलैरिटी, तो दूसरे वाले जो सेट है उसकी नेगेटिव पोलैरिटी होगी। चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, अब हम इसकी वर्किंग जब देखते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स को आप सबसे पहले फर्स्ट ट्यूब में इंजेक्ट करते हैं एट द मोमेंट व्हेन इट हैज अ पोलैरिटी ऑपोजिट टू दैट ऑफ द पार्टिकल। मतलब इसकी जो पोलैरिटी है ट्यूब की वो चार्ज पार्टिकल से ऑपोजिट होती है, इसलिए क्योंकि अगर ये ऑपोजिट होगी तो फिर ही वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो एसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को आपको इस तरह एडजस्ट करते हैं कि पोलैरिटी जो ड्रिफ्ट ट्यूब की है हर वक्त रिवर्स हो जाए, जैसे ही पार्टिकल उसके पास पहुंचने वाला हो तो उस ट्यूब की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाए ताकि वो उसको अट्रैक्ट कर सके। तो दो तरह की फोकसिंग हमें इसमें रिक्वायर होती है, एक हमें रेडियल फोकसिंग चाहिए, एक हमें फेज फोकसिंग चाहिए। रेडियल फोकसिंग से क्या मुराद है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो कॉमन एक्सिस की तरफ मूव करें ड्रिफ्ट ट्यूब में, और जब वो ट्यूब्स के दरमियान में गैस को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी उनकी रेडियल फ्रीक्वेंसी फोकसिंग रहे। ये ना हो कि जैसे ही वो ट्यूब में से निकला और बाहर गैप में आया तो वहां पर वो स्कैटर्ड हो जाए और अपने पास से डेविएट हो जाए। तो इसी को आप करने के लिए, फोकस करने के लिए यहाँ से रेडियल फोकसिंग करते हैं। यानी आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनको क्योंकि वो कर्व्ड होती हैं तो इसलिए जब जो पार्टिकल्स हैं व्हेन दे रीचेस द गैप ड्यू टू कर्व्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनकी रेडियल फ्रीक्वेंसी फोकसिंग हो जाती है या उसको कर दिया जाता है। अब दूसरी जो है वो फेज फोकसिंग है। फेज फोकसिंग का मतलब क्या है कि आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो
जब सक्सेसिव गैप्स में पहुंचते हैं तो उनका जो फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी अगर वो पहले गैप में गए हैं और उसके बाद अगले गैप में गए हैं तो सेम फेज डिफरेंस के साथ ही वो मूव करने चाहिए। इसको हम फेज बॉक्सिंग कहते हैं। फेज बॉक्सिंग जो है वो हमें चाहिए होती है इसलिए क्योंकि अगर फेज डिफरेंस आ जाएगा पार्टिकल्स के दरमियान में तो उसकी वजह से फिर जो गैप होगा वो चेंज हो सकता है। और क्योंकि जब फेज डिफरेंट होगा तो हर जो पार्टिकल वो मुख्तलिफ एनर्जी ऑब्टेन कर लेगा या गेन कर लेगा। तो ड्रिफ्ट ट्यूब्स जो हैं ये फिर फैराडे केज की तरह एक्ट करती हैं। फैराडे केज का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास फैराडे केज क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाहर आप फैराडे केज जब लगा देते हैं तो फिर क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट से जो आ रही होती है रेडिएशन या चार्ज पार्टिकल वो अंदर नहीं जा सकते और इसी तरीके से अंदर जो चार्ज पार्टिकल वगैरह हैं वो बाहर नहीं जा सकते। तो ड्रिफ्ट ट्यूब्स जो हैं ये फिर फैराडे केज की तरह एक्ट करते हैं। जब जो पार्टिकल्स हैं वो बंचेस की सूरत में पास करते हैं ट्यूब में से तो जो फ्रीक्वेंसी है ड्राइविंग सिग्नल की या स्पेसिंग है गैप्स की बिटवीन द ड्रिफ्ट ट्यूब्स इसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि मैक्सिमम डिफरेंस जो है वोल्टेज डिफरेंस वो पार्ट उस वक्त अपीयर होता है जब पार्टिकल्स गैप को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो ये जो आपके पास इसकी वजह से क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है और फाइनली उसकी एनर्जी और वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। अब आप कंसीडर करें कि आपके पास पहली ड्रिफ्ट ट्यूब है जिसका आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, दूसरी ड्रिफ्ट ट्यूब जो है उसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब फर्स्ट गैप में एंटर होगा तो वो जो सेकंड ट्यूब है उसकी तरफ एक्सेलरेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है और आगे जो आपके पास ट्यूब है उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगी इसको। तो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो रिलेटिवली हायर हो जाएगी और उसकी वेलोसिटी भी बिफोर एंटरिंग इनटू द सेकंड ट्यूब। इसी तरीके से आप पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा जब भी वो जैसे वो गैप को क्रॉस करेगा। तो लेंथ जो है नेक्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब की वो उसको फिर इसलिए इंक्रीज करके बनाया जाता है ताकि ये जो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की होगी इसको कॉम्पनसेट किया जा सके। तो पार्टिकल्स जो है दे गॉट इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी व्हेन एवर दे एंटर इनटू द गैप। पार्टिकल्स जो है उनको एनर्जी मिलती है जैसे वो गैप में एंटर होती हैं और फाइनली टारगेट को हिट करते हैं विद हाई एनर्जी। अब हमारे पास आता है फैराडे केज इफेक्ट। फैराडे केज इफेक्ट हमारे पास किस वक्त आता है जब हम अ, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कंडक्टर के ऊपर मौजूद है इसकी आउटर सरफेस पे तो उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर ना आए। तो इसको हम इस तरह करते हैं कि हम बेसिकली फैराडे केज इफेक्ट क्या है कि अगर आपके पास ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं तो ये पार्टिकल्स बाहर के इन्वायरमेंट के चार्जेस की वजह से इफेक्ट ना हो और अंदर के जो चार्जेस हैं उसकी वजह से वो बाहर भी ना निकल सके। तो इसको आप फैराडे केज इफेक्ट कहते हैं। तो आमतौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आरएफ फ्रिक्वेंसी जनरेटर की वजह से ऑल्टरनेट हो रही है आपके पास ना ट्यूब्स की पोलैरिटी। तो उससे फिर क्या होता है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा आपका पार्टिकल सर्कुलेट करना शुरू हो जाएगा और उसकी जो एक्सेलरेशन आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर हम फैराडे केज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो अल्टरनेटिव पोटेंशियल है इसकी वजह से जो पार्टिकल है आपका वो इफेक्ट ना हो सके और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो जो पार्टिकल्स हैं वो फिर जब ड्रिफ्ट ट्यूब के दरमियान में जो पैसेज है उसमें से गुजरते हैं तो वो फिर एक्सेलरेटिंग फील्ड के फेज के साथ सिंक्रोनाइज कर दिए जाते हैं। तो जो पार्टिकल जो है दे आर the particle is only subjected to the field when it is in the part of the cycle। जब वो इस ट्यूब में या साइकिल में मौजूद होता है उस वक्त उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट आ रहा होता है फील्ड का और फिर वो एक्सेलरेट करता है। तो फिर जो जब एक्सेलरेट कर जाता है तो आपको अगला जो सेक्शन ट्यूब का है वो बहुत बड़ा करना पड़ता है क्योंकि अब पार्टिकल फास्टर से फास्टर ट्रेवल कर रहे हैं।
अब कितनी लेंथ की हमें ट्यूब चाहिए वो हम देखते हैं। लेंथ जो ड्रिप ट्यूब की है, कितनी लेंथ की हमें डिज़ाइन करनी है, उसको हम रैंडमली चूज़ नहीं कर सकते, बल्कि ये कैलकुलेटेड लेंथ होती है। तो हम रेजोनेंस कंडीशन के फार्मूला को लेते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें हर चार्ज पार्टिकल की जो लेंथ है वो कितनी रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो है अगर ट्यूब के अंदर रहेगा फॉर द टाइम इक्वल टू द हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ एसी सप्लाई, तो रेजोनेंस कंडीशन हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ से फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी हमारे पास, तो एस की बजाय एल एन लगा लिया हमने, वी एन हो गया, और यहाँ पर टी जो है वो टी बाई टू है, क्योंकि हमने कहा है कि ये रेजोनेंस कंडीशन अचीव होती है तब जब हम हाफ की बात करते हैं। यहाँ से एल एन विल बी इक्वल टू टी वी एन बाई टू, और एल एन जो है वो लेंथ है, nth ड्रिप ट्यूब की, वी एन वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की जो nth ट्यूब के अंदर है। तो काइनेटिक एनर्जी है चार्ज पार्टिकल की, अगर उसका मास m है पार्टिकल का, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है थ्रू nth ड्रिप ट्यूब, यानी k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और ये एनर्जी जो है इट विल बी पिक्ड अप बाय द आयन आफ्टर पासिंग थ्रू द ट्यूब इन क्यू वी नॉट। तो यानी जब ट्यूब को वो क्रॉस कर लेती है, तो जिस तरह आप देखते हैं कि आपके पास ये एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो जब आपके पास नेगेटिव चार्ज कैरियर जो है वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाता है, तो फिर क्या होता है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी नॉट के बराबर है। इसी तरीके से जब एक चार्ज पार्टिकल एक नेगेटिव ट्यूब से पॉजिटिव ट्यूब की तरफ जाता है, तो उसको भी मिल जाती है कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी, और एन ट्यूब्स होंगी तो फिर आपके पास एन क्यू वी नॉट के बराबर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में आ जाएगी एन ई वी नॉट प्लस के बराबर। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आपके पास आता है हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन ई वी नॉट प्लस के। यहाँ से वी नॉट जो है दिस इज द पीक वोल्टेज ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल, के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन इनटू द एक्सेलरेटर। आप इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो आपको इस फॉर्म में आंसर मिल जाता है। अब आप वी एन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर को 1 में पुट करें, तो टी वी एन बाई टू का जो आंसर आएगा वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा, और वन बाई टी क्योंकि फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, तो टी विल बी इक्वल टू 1/f, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो एसी ऑसिलेटर की है वो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये जो रिलेशन है ये हमें बता रहा है कि लेंथ ऑफ जो ट्यूब है वो इंक्रीज करती है जब आपके पास एन की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, यानी पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड टू द हाई एनर्जी बाय यूजिंग द स्टैंडिंग वेव। तो हमें फिर इसमें जो है वेव गाइड को भी यूज करना पड़ता है पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराने के लिए। पार्टिकल्स जो हैं दे मस्ट पास द गैप एट विच एट दैट इंस्टेंट व्हेन फेज ऑफ एसी साइकिल इज इंक्रीजिंग। पार्टिकल्स को उस गैप को पास कर लेना चाहिए उसी लम्हे पे जब आपके पास जो एसी साइकिल का फेज है वो इंक्रीज कर रहा होता है, तो इससे गुड फेज स्टेबिलिटी अचीव हो सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला तो ये है कि जो डिवाइस की लेंथ है वो हर जगह पर पॉसिबल नहीं है, तो आपको कुछ खास लोकेशंस ही हैं जहाँ पर ये हो सकता है। दूसरा ये कि ग्रेटर नंबर ऑफ ड्राइवर डिवाइसेस एसोसिएटेड विद द पावर सप्लाईज आर रिक्वायर्ड। हर जगह पर आपको ड्राइवर डिवाइसेस चाहिए और वो बहुत ज़्यादा चाहिए, और उससे फिर क्या है कि कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरा ये है कि जो वॉल्स हैं एक्सेलरेटिंग कैविटीज की, अगर आप उनको कंडक्टिंग मटेरियल से बनाएंगे और इलेक्ट्रो एक्सेलरेटिंग फील्ड्स जो हैं वो बहुत लार्ज होंगे, तो वॉल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, और हमारा जो पर्पस था उसको एक्सेलरेट करना वो चीज़ नहीं हो पाएगा। अब जो यूजेस हैं एक्सेलरेटर्स के वो देख लेते हैं। पहला यूज तो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर एक्सेलरेटेड बाय लीनियर एक्सेलरेटर। यूजेस जो है लीनियर एक्सेलरेटर के वो हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देर एक्सेलरेटेड बाय लीनियर एक्सेलरेटर, तो इनको आप यूज करते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा इट इज यूज टू स्टडी फास्ट इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग रिएक्शंस, फिर इट इज यूज टू स्टडी द सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शंस, और इसके अलावा इट इज यूज टू प्रोड्यूस द हाई एनर्जी गामा रेज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये इसके कुछ यूजेस हैं।